मीडिया के मित्रों, क्षमा चाहता हूँ। आज फ्लाइट 1 घंटा देरी से आई और उसके कारण हमें थोड़ा विलम्ब हो गया मीडिया का इंटरैक्शन प्रारंभ करने में। पर वास्तव में बहुत आनंद आ रहा है कि मुझे आज महाराजा सूरजमल जी के वीर भूमि में भरतपुर में सभी कार्यकर्ताओं ने, हमारे माननीय सांसद ने, जिलाध्यक्ष सभी ने बहुत उत्साह के साथ मेरा स्वागत किया। ये अपने आप में एक बहुत विशेष नगर है, ब्रज की भूमि है। लोहागढ़ एक ऐसा पावन स्थान है जिसकी वीरता की कहानियां हम बचपन से सुनते आ रहे हैं और स्वाभाविक रूप से केवलादेव घना नेशनल पार्क एक देश की शान है, वर्ल्ड हेरिटेज साइट के रूप में। पर्यटन के भी दृष्टिकोण से भरतपुर का अपना महत्व है और मेरे लिए व्यक्तिगत यहाँ की और एक अहमियत है कि मैं हर वर्ष करौली में श्री महावीर जी के दर्शन करने आता हूँ मंदिर में। तो मुझे तो भरतपुर आने का, भरतपुर से नज़दीक आने का हर वर्ष ही सौभाग्य मिलता है। मित्रों, 9 वर्ष हो गए भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की सरकार को माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में 9 वर्ष जिसमें सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण को प्राथमिकता देते हुए एक भारत की राजनीति को नए मोड़ की तरफ प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में देश बहुत तेजी से प्रगति के माह पे निकल चला। एक नया सोच राजनीति में भी आई है, देश की विकास यात्रा में भी आई है। उदाहरण लें तो अभी माननीय प्रधानमंत्री जी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और इजिप्ट, मिस्र, इन दोनों देशों के दौरे से लौटे हैं। कहाँ एक समय था जब भारत के नेता अमेरिका जाके सिर्फ आतंकवाद और पाकिस्तान के विषय पर चर्चा करते थे, और आज माननीय प्रधानमंत्री जी को जो सम्मान मिला है, जो देश की आन बान शान एक प्रकार से 56 इंच के सीने की तरह चौड़ी हुई है, जिस प्रकार से आज निवेश बड़े रूप से विदेश से आ रहा है, जिस प्रकार से नई टेक्नोलॉजीज अमेरिका देने को तैयार हो गया, भारत को सुरक्षा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने के लिए जेट फाइटर इंजन के टेक्नोलॉजी देने के लिए राजी हो गया। हमारे जो वर्षों से, दशकों से झगड़े चल रहे थे अमेरिका भारत के बीच में, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संघ में, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में, उनको समाप्त किया गया। अंतरिक्ष के क्षेत्र में एक नई विश्वसनीय साझेदारी बनी। एक प्रकार से हमने इतिहास बनते हुए देखा अमेरिका में, और योग दिवस भी यूएन हेडक्वार्टर्स में एक गिनेस बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स के रूप में स्थापित हुआ। मिस्र में माननीय प्रधानमंत्री जी को ऑर्डर ऑफ द नाइल, जो उनका सर्वोच्च एक सम्मान है, वो भी दिया गया। एक भारत की एक उभरती हुई ताकत का परिचय हमने इस यात्रा के दौरान सभी ने अनुभव किया। मोदी जी के नेतृत्व में 9 वर्ष समावेशी, प्रगतिशील और सतत विकास से इस देश को और इस देश के हर नागरिक को सशक्त बनाने के लिए समर्पित रहे। प्रधानमंत्री जी इस बात को भली भांति जानते हैं कि हर एक देशवासी, हर एक देश प्रेमी को जब हम सशक्तिकरण की ओर प्रोत्साहित करेंगे तो वो एक नए भारत के निर्माण में एक सेनानी के रूप में
140 करोड़ भारतवासी निकल पड़ेंगे और उन्होंने तो अपना पूरा जीवन इस देश की विकास यात्रा को समर्पित कर दिया है, एक प्रधान सेवक के रूप में। और रोजमर्रा की जो समस्याएं हैं, जो वर्षों वर्षों तक इस देश को कमजोर बनाती रही, व्यक्तियों को रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, स्वास्थ्य, इन समस्याओं से निजात दिलाकर आज 140 करोड़ भारतवासी इस देश की विकास यात्रा को अपनाकर कैसे हम और आगे तेज गति से आगे जा सकते हैं, देश आगे जा सकता है, उसमें पूरी तरीके से लग गए। आपको ध्यान होगा, आज से 9 वर्ष पहले भारत को फ्रेजाइल 5 यानी विश्व की जो सबसे 5 कमजोर अर्थव्यवस्थाएं थी उसमें से एक गिना जाता था। आज हम सबके लिए गर्व की बात है कि मात्र 9 वर्ष में आज विश्व की जो मजबूत अर्थव्यवस्थाएं उस श्रेणी में भारत का नाम लिया जाता। कहाँ हम 10वें अंश पे थे, आज विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गई। भारत की विदेशी मुद्रा हो, भारत विश्व में तेज गति से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्थाओं में सबसे प्रथम श्रेणी में हो, बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में से। भारत में महंगाई पे नियंत्रण लाने की सफलता हो, भारत के ऐतिहासिक निर्यात की विशेषता हो, हर संभव प्रयास करके भारतवासियों के जीवन को उज्जवल बनाने के लिए नरेंद्र मोदी जी की सरकार पूरी तरीके से समर्पित है। मोदी जी ने बिना भेदभाव के किसी भी प्रकार का किसी से ना धर्म पूछा, ना जात पूछी, ना लिंग पूछी, ना क्षेत्र पूछा, ना ये देखा किसने वोट दिया किसने वोट नहीं दिया भाजपा को, एनडीए को। एक समावेशी विकास, 100% घरों तक विकास पहुंचे, उस काम में पूरी तरीके से 9 वर्ष तक मोदी जी की सरकार जुटी रही। इसीलिए तो कहते हैं ना, वो समय था 9 साल पहले जब सब कुछ कहा जाता था चलता है। एक मानसिकता बन गई थी कि देश तो ऐसे ही चलता है, पर अब मानसिकता बन गई है कि मोदी है तो मुमकिन है। और पूरे देश में आज जिस प्रकार से गरीब कल्याण की अलग अलग योजनाएं हैं, चाहे वो हर व्यक्ति को प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना का 80 करोड़ गरीब भाई बहन, निम्न मध्यम वर्ग भाई बहनों को लाभ मिले, मुफ्त में अनाज मिले, जिसमें कोविड काल के 28 महीने में तो 2 गुना अनाज दिया गया। चाहे वो 4 करोड़ के लगभग हमारे परिवारों को, और 4 करोड़ परिवार गरीब परिवार यानी 20 करोड़ गरीबों को मुफ्त में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत एक घर की बात हो, चाहे वो 60 करोड़ भारतवासियों को प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत योजना के तहत मुफ्त में स्वास्थ्य सेवा की बात हो, चाहे वो हर घर तक मुफ्त में एक इज्जत घर, एक शौचालय पहुंचाने की बात हो, जिसने हमारी माता बहनें बहुओं की इज्जत को एक प्रकार से सुरक्षित रखा। वो जो बहुत ही, मैं समझता हूँ, शर्मिंदगी होती थी हम सबको कि देश की आधी जनसंख्या के पास एक शौचालय तक नहीं था, उसको पूरी तरीके से पूरा किया। 3.5 करोड़ घरों तक जहां आजादी के बाद कभी बिजली नहीं पहुंची थी, वहां बिजली की व्यवस्था कराई, बिजली का कनेक्शन मुफ्त में दिलवाया। अब एक ज्वलन समस्या जो वर्षों से चल रही थी, उस पर पूरी जोश से काम चल रहा है। हर घर नल से जल का, जिससे 2014 तक जहां देश में मात्र 3 करोड़ घर तक नल से जल पहुंचता था, अब
वो संख्या बढ़कर लगभग 12 करोड़ हो गई। यानी इतने कम समय में 9 करोड़ अधिक घरों तक नल से जल पहुंचाया गया है और आगे आने वाले 2-2.5 साल में हर घर तक बिना भेदभाव के नल से जल भी पहुंचेगा। देश के कोने कोने तक डिजिटल कनेक्टिविटी पहुंची है और किसानों के लिए तो अलग अलग योजनाएं, चाहे वो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि हो, जिससे हर किसान परिवार को 6,000 रुपये प्रतिवर्ष एक सम्मान के रूप में मानधन दिया जाता है, चाहे वो एमएसपी की बढ़ती हुई खरीद हो, बढ़ते हुए दर हो, चाहे वो गन्ना किसान को समय पे उनके गन्ना का भुगतान का काम हो, और अभी अभी हाल में पुनः एक बार फर्टिलाइजर सब्सिडी को भारत सरकार लगभग 3.25 करोड़ रुपए देके हमारे किसानों को खाद्य के लिए कभी परेशान ना होना पड़े, वो सुरक्षा देने का कवच मोदी जी के नेतृत्व में इस सरकार ने किया है। मैं समझता हूं भारतीय जनता पार्टी की सरकार के कार्य हमारी पहचान है और उसके सामने आज सभी विपक्षी दल परेशान से नजर आते हैं। आप देख रहे हैं कैसे आपस में भी लड़ते हैं और फिर सोचते हैं कि हम एक साथ एकजुट हो जाएं, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी जी की जो लोकप्रियता है, जो हर घर हर नागरिक तक पहुंची है, चाहे वो युवा हो, महिला हो, दलित हो, आदिवासी हो, देश का हर वर्ग, हर गरीब व्यक्ति, हर मध्यम वर्ग का व्यक्ति, हर समाज आज प्रधानमंत्री मोदी जी के पीछे एक चट्टान की तरह खड़ा है। उसके सामने विपक्ष की जो जातिवाद, परिवारवाद और भ्रष्टाचार की राजनीति है, मैं समझता हूं जनता उसको कदापि स्वीकार नहीं करेगी। खास तौर पे जिस प्रकार से राजस्थान में हमने अलग अलग भ्रष्टाचार के कांड देखे सुने, गहलोत सरकार हर मापदंड पे पूरी तरीके से फेल हो चुकी है, एक भ्रष्ट सरकार है। विकास हुआ नहीं राजस्थान का 4.5 वर्षों में। घोटालों की खबरें रोज अखबारों में आती है। एक अस्थिर और अक्षम सरकार, पूरी तरीके से फेल्ड सरकार। गहलोत सरकार का पहचान हम सब ने देखी है। आप सब ने देखा जल जीवन मिशन के तहत प्रोजेक्ट में केंद्र सरकार तो पैसे भेज रही है, लेकिन लोगों तक नल से जल नहीं पहुंच रही। सुना जाता है 20,000 करोड़ रुपए के टेंडर दिए गए जिसमें भ्रष्टाचार किया गया। लगभग 2 ऐसे कंपनियों को काम दिया गया टेंडर में जिनका कोई पूर्व का अनुभव नहीं था। साथ ही साथ 5,000 करोड़ का एक घोटाला यहाँ के आईटी और कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट में फर्जी बिल का और टेंडर में घोटाले का सामने आया है, जिसमें ई-पॉस मशीन, में ई-मित्रा डिवाइस वगैरह में घोटाला हुआ। साथ ही साथ खनन के क्षेत्र में लगातार घोटाले की खबरें राजस्थान में आ रही हैं। मिड डे मील जो जनता और गरीब जनता, गरीब बच्चों के लिए योजना बनाई गई है, जिसमें केंद्र सरकार बड़े रूप में पैसा भेजती है, मिड डे मील तक को इस गहलोत सरकार ने छोड़ा नहीं। उसमें भी भ्रष्टाचार की बातें आती हैं। यहाँ तक कि यहाँ पे महिलाएं, बच्चियां सुरक्षित नहीं है राजस्थान में। और गहलोत सरकार इतनी विफल सरकार रही है कि कन्हैया लाल के जो आरोपी हैं उनको भी अभी तक सजा नहीं दे पाई, सजा देने में विफल रही है। बिचौलिए राजस्थान में पूरी तरीके से नजर आते हैं। हाल में ही 2 करोड़ रुपए के रिश्वत के आरोप में बिचौलिए पकड़े गए।
सरकारी दफ्तर में, योजना भवन में लगभग 2 करोड़ 31 लाख रुपए और 1 किलो सोना पकड़ा गया। कोविड के समय में भी ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटरों, अलग अलग जो सुविधाएं देने की बात थी, उसमें भी गहलोत सरकार के घोटाले सामने आए। भरतपुर में भी घोटालों से ये सरकार कम नहीं दिखाई दी। यहाँ का एक एक विधायक, और यहाँ तो ऐसा क्षेत्र है कि 3 तो मंत्री है, 3 को मंत्री का दर्जा दिया गया है। 6 लोग, 6 के 6 आज के दिन घोटालों में लिप्त हैं, जनता में बदनाम है। और मैं समझता हूं जितनी विश्वासघात गहलोत सरकार ने राजस्थान के जनता के साथ किया, शायद ही हमने कोई प्रदेश में इस प्रकार का विश्वासघात देखा। मैं घोषणा पत्र देख रहा था राजस्थान सरकार का, जितनी मैनिफेस्टो में बातें रखी थी, जिसके विश्वास करते हुए जनता ने उनको 2018 में सरकार बनाने का मौका दिया, मैं समझता हूं वो सभी मापदंड पर गहलोत सरकार फेल हो गई है। चाहे वो महंगाई कम करने की बात हो, आज सबसे महंगा पेट्रोल डीजल राजस्थान में मिलता है, सबसे महंगा, क्योंकि केंद्र सरकार ने 2 बार बड़े पैमाने पे पेट्रोल डीजल के दाम कम किए। देश की भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की अलग अलग सरकारों ने वो राहत जनता को दी और अधिक वैट कम किया, लेकिन राजस्थान सरकार लगभग किसी प्रकार की राहत देना नहीं चाहती थी। उन्होंने 1 रुपया भी पेट्रोल और वैट पे ना कम करके जनता के साथ विश्वासघात किया। अभी भी बड़े बड़े वादे कर रहे हैं, लेकिन वो वादे सिर्फ पंजीकरण कर रहे हैं, जनता को वादों का लाभ नहीं मिल रहा है। पहले भी किसानों को विश्वास दिलाया था कि हम लोन वेवर देंगे। मैं पूरे राजस्थान में कई अलग अलग इलाकों में गया, अलवर में किसानों को मिला, ग्रामीण जयपुर इलाके में किसानों को मिला, कोई किसान नहीं मिला जिसने कहा कि मुझे ऋण माफी मिली हो, ऋण माफी का लाभ मिला। पेपर लीक तो यहाँ ऐसे होते हैं सरेआम रोज, जिससे विद्यार्थियों का जीवन तबाह हो। मैं समझता हूं राजस्थान की जनता त्रस्त है, इस बेईमान, इस भ्रष्ट सरकार को निकालने के लिए आतुर है। और प्रदेश की जनता ने मन बना लिया कि जल्द से जल्द आने वाले विधानसभा चुनाव में सरकार को घर बिठाएगी, गहलोत जी को वापस भेजेगी और एक ईमानदार जनता की सेवा करने वाली भारतीय जनता पार्टी की सरकार, जो इस प्रदेश को भ्रष्टाचार मुक्त बनाए, जो इस प्रदेश को तेज गति से विकास के मार्ग पर लेके जाए, ऐसी सरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में चले। प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में राजस्थान का भला हो, एक डबल इंजन सरकार जो केंद्र की योजनाओं को राजस्थान में लागू करे, ऐसी सरकार बनाने का फैसला राजस्थान की जनता कर बैठी है। मेरा पूरा विश्वास है कि पिछली बार जो कांग्रेस को 2013 में राजस्थान में मात्र 21 सीटें मिली थी, आने वाले 2023 के चुनाव में अब कांग्रेस को वो 21 सीटें भी मिलना मुश्किल हो जाएगा। कांग्रेस की सरकार जाएगी, भाजपा की अच्छी ईमानदार विकास की सरकार आएगी और राजस्थान को पुनः तेज गति से प्रगति के मार्ग में आगे बढ़ाएगी। आप सब आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मंत्री जी, गहलोत कह रहे हैं कि कन्हैयालाल हत्याकांड मामले में पुलिस ने 4 घंटे में आरोपियों को पकड़ लिया था और केंद्र सरकार को चाहिए, एक तो अमित शाह के विषय में कह रहे हैं कि वो झूठ बोल रहे हैं और दूसरा वो ये कह रहे हैं कि केंद्र सरकार को आरोपियों को सजा दिलानी चाहिए। मुझे लगता है कि मेरे मित्र, मीडिया के मित्र कानून तो अच्छी तरह समझते हैं।
और आरोपी को सजा लोकल जो पुलिस है वही दिला सकती है। यहाँ एक स्पेशल कोर्ट बना सकती थी राज्य सरकार, स्पेशल कोर्ट के तहत फांसी की सजा दिलवा सकती थी कन्हैया लाल के आरोपियों के ऊपर। मुझे लगता है कि कानून की जो व्यवस्था बनाई गई है इस देश में, केंद्र सरकार जाके स्पेशल कोर्ट नहीं नियुक्त करती है राज्य में। राज्य सरकार की जिम्मेदारी है कि उसको फास्ट ट्रैक ट्रायल करवाए और उनको सजा दिलाए। जो व्यक्ति कानून की एबीसी ना जानता हो वो व्यक्ति तो वास्तव में मुख्यमंत्री बनने लायक भी नहीं। साहब एक सवाल यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर राज्यसभा में जो आपके साथी कपिल सिब्बल ये कह रहे हैं कि देश के प्राइम मिनिस्टर को देश की जनता के सामने यूनिफॉर्म सिविल जो कोड है उसका ड्राफ्ट रखना चाहिए। वो कह रहे हैं बेवजह सी बहस देश में चलने के लिए, लोगों को पता ही नहीं है किस चीज पे लागू होगा किस पे नहीं होगा। साथ ही जो संगमा है जो मेघालय के सीएम वो कह रहे हैं कि एक्चुअल इंडिया की जो आइडियोलॉजी है उसके खिलाफ है यूनिफॉर्म सिविल कोड। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कोई घोषणा या कि ऐलान थोड़ी की है कि कब और क्या और कैसा कानून आएगा। अभी तक तो जो मेरी जानकारी है, उत्तराखंड की सरकार ने एक माननीय न्यायाधीश रिटायर्ड श्रीमती रंजना देसाई के नेतृत्व में यूनिफॉर्म सिविल कोड के कानून का प्रारूप बनवाया था। वो प्रारूप कल ही राज्य सरकार को दिया गया है और आगे जब जब जो कार्रवाई होगी वो अवश्य पार्लियामेंट और जनता के समक्ष रखी जाएगी। मुझे लगता है कपिल सिब्बल जी और कांग्रेस के बाकी नेता शायद बड़े अस्वस्थ हो गए हैं कि भारत और भारत की जनता में जो आज उत्साह देखने को मिल रहा है कि एक सम्मान होगा हर एक व्यक्ति का। 140 करोड़ भारतवासियों को एक समान कानून लागू होगा। भारत के 140 करोड़ लोगों को न्याय मिलेगा, हमारी महिलाओं को न्याय मिलेगा। जैसे ट्रिपल तलाक के कानून से जो हमारी मुस्लिम बहनें हैं उनको न्याय मिला। मुझे लगता है कि जनता का उत्साह, जनता का समर्थन देख के कांग्रेस और उनके साथी पार्टियों को चिंता हो रही है, वो तकलीफ में आ गए। सर वो कह रहे हैं कि आर्टिकल 44 में तो ये कहते हैं कि लागू होना चाहिए, ऐसा पूरे देश में होना चाहिए। डाइवर्सिटी जो इंडिया की है वो डिस्टर्ब होती है। जरा भी नहीं। तो फिर उन्होंने, वो खुद हर बार कहते हैं कि वो तो स्वतंत्रता के लड़ी हुई कांग्रेस है। इसीलिए हम बार बार कहते हैं कि महात्मा गांधी जी ने ठीक कहा था कि ये कांग्रेस पार्टी आज़ादी की लड़ाई के लिए थी। उस समय की कांग्रेस आज की कांग्रेस नहीं है। उन्होंने तो कहा था कांग्रेस को भंग कर देना चाहिए, क्योंकि उनको साफ दिखता था कि आगे की जो कांग्रेस पार्टी जो कारनामे करेगी वो देश के बेड़ा पार गर्क कर देगी। और एक प्रकार से आज की कांग्रेस पार्टी ने जिस प्रकार से देश को पिछड़ा बना रखा, जिस प्रकार से देश में जातिवाद के आधार पे परिवारवाद को प्राथमिकता देके देश को बांट दिया, इस सोच को, इस राजनीतिक सोच को खत्म करने का काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है। और इसीलिए कांग्रेस पार्टी आज के दिन त्रस्त है। आखिर सुप्रीम कोर्ट 5 बार ये बात उजागर कर चुकी है कि क्यों देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड नहीं लाया जा रहा। ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में स्पष्ट रूप से दिया गया। सर एक आखिरी सवाल, स्टालिन ने अब जो सैंथालिन है, जो मंत्री है बालाजी सैंथालिन, उनको वापस बिना पोर्टफोलियो के मंत्री बनाने के लिए जो वहाँ के गवर्नर है उनको लिख दिया है और उन्होंने कहा गवर्नर को कोई अधिकार नहीं है मंत्री को रिमूव करने का। मुझे लगता है तो गवर्नर साहब अपने आप में वरिष्ठ पद पर है, कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी है, निर्णय लेना उन्हीं का काम है। वो राजनीतिक मंच से हम उसके बारे में टिप्पणी करें वो ठीक नहीं। मंत्री जी, जीआरसीपी के बारे में प्रधानमंत्री जी सभा में जैसे कोई राष्ट्रीय परियोजना घोषित करेंगे, लेकिन वो आज तक जीआरसीपी राष्ट्रीय परियोजना घोषित नहीं की गई, जबकि प्रधानमंत्री जी खुद कहते। देखिए, पीछे मैं जब अलवर गया था तो मैंने वहाँ पे भी ये बात रखी कि केंद्र सरकार ने 5,800 करोड़ रुपए देकर राज्य सरकार में कनाल से पानी लाने की घोषणा जल जीवन मिशन के तहत की। राज्य सरकार उसमें काम आगे बढ़ा नहीं रही है और मेरा आरोप है गहलोत सरकार पे कि वो चाहती नहीं है कि राजस्थान में पानी आए
और पानी की सुविधा यहाँ के लोगों को मिले। नहीं सर, आपके जल शक्ति मंत्री हैं, उन्होंने तो उल्टा दूसरा बयान दिया है वहाँ कि राठौर साहब को सीएम बना दो, मैं 46,000 करोड़ मंजूर कर दूंगा। वो तो पाले में आपके नहीं है काज क्यों और तो आपके पाले में उद्योग को प्रोत्साहन देने का काम ही तो राज्य सरकार की विफलता है, जो मैं बार बार कह रहा हूँ। विकास एनसीआर में जगह जो घोषित होती है उससे ये मतलब नहीं है कि उसका कोई काम केंद्र सरकार करेगी। जो भी एरिया राजस्थान के अंदर आता है उसका विकास और उसमें उद्योग को विकास देने का कार्य राजस्थान सरकार का है। हरियाणा में गुरुग्राम आता है एनसीआर में, तो हरियाणा सरकार कर रही है, केंद्र सरकार गुरुग्राम का विकास नहीं कर रही है। नोएडा का विकास यूपी सरकार कर रही है। तो राजस्थान की विफलता राजस्थान सरकार, गहलोत सरकार की जिम्मेदारी है। और कोई चलो पूरी तरीके से गलत बोल रहे हैं, लोगों को भ्रमित कर रहे हैं गहलोत साहब जवाब दे के इतने 19 लाख घर प्रधानमंत्री आवास योजना में जो राजस्थान पे बने वो केंद्र सरकार की योजना नहीं है क्या? यहाँ पे जो हर घर को उज्ज्वला योजना के तहत कुकिंग गैस कनेक्शन मिला वो केंद्र सरकार की नहीं है क्या? जल जीवन मिशन में नल से जल के लिए जो हजारों करोड़ रुपए यहाँ भेजे गए वो क्यों पूरा नहीं किया जा रहा है कार्यक्रम राज्य सरकार द्वारा? जिन धानियों को यहाँ पे बिजली पहुंचाई गई और गरीबों के घर में बिजली दी गई वो केंद्र सरकार की योजना से हुई। क्यों आयुष्मान भारत के तहत सबका रजिस्ट्रेशन नहीं कर रहे? सबको आयुष्मान कार्ड क्यों नहीं दिया जा रहा है राज्य सरकार द्वारा? क्यों राज्य सरकार ये नहीं बताती कि लाखों लोग घरों में मुफ्त में यहाँ शौचालय बनाया गया है, इज्जत घर बनाया गया। केंद्र सरकार के तहत यहाँ पे प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना में 28 महीने तक 2 गुना अनाज क्या गहलोत सरकार ने दिया था? प्रधानमंत्री मोदी जी की सरकार ने दिया था। क्यों नहीं बताते कि आज मुफ्त में जो गरीबों को यहाँ अनाज बंटता है उसका पूरा खर्च केंद्र सरकार उठाती है बिना कोई पैसे के, शून्य दाम पर। आज गरीबों को यहाँ पे प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना में अनाज मिलता है और ऐसे में सैकड़ों योजनाएं गिना सकता हूँ। गहलोत सरकार पूरी तरीके से फेल हुई है। उनको अपना जवाब देना मुश्किल हो रहा है। अपना रिपोर्ट कार्ड दे के उन्होंने 4.5 साल में क्या विकास किया, नहीं तो ये जनता जड़ों से उखाड़ के गहलोत सरकार को घर भेजे। बहुत बहुत धन्यवाद।